एक बार की बात है। कालनगर नाम के एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम पवन था। पवन अपनी पत्नी सीमा के साथ हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रहा था। अरे कहाँ जा रहे हैं? ये खाना तो लेते जाइए। दोपहर में क्या खाएंगे वरना? नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा। क्यों भला? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब दोपहर में तुम खाना लेकर खेतों पर आओ तो मेरे साथ बैठकर वहीं खाओ। ओफो, आप भी ना। पवन सीमा के गाल खींचता है और फिर खेत पर चला जाता है। वो खेत पर जाता है तो वहाँ बहुत से किसान चिंतित होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे, हमारे आलू तो ढंग से बिक भी नहीं रहे हैं। ऐसे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ यार, सही कहा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या किया जाए। ये सारी बातें पवन सुनता है और समझ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल कालनगर गांव के किसानों की एक दिक्कत थी कि वो सभी एक तरह की फसल उगाते थे। जैसे इस समय सबने आलू उगा रखा था। इससे ये होता था कि एक ही फसल बहुत ज्यादा हो जाती थी, पर उसकी मांग तो सीमित ही होती थी, जिस कारण वो सारी नहीं बिक पाती थी और किसानों का नुकसान होता था। मुझे तो पहले ही लगा था कि अगर सब लोग एक ही फसल लगाएंगे तो नुकसान होना पक्का है। पवन फिर भी अपने खेत में काम करता है और फिर शाम को घर लौट जाता है। क्या हुआ? आज कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे हो। हाँ, असल में ऐसा है कि सभी किसान एक ही फसल उगा रहे हैं, जिसके कारण जिन किसानों की फसल बिक जाती है वो तो खुश रहते हैं, पर जिनकी नहीं बिकती वो परेशान हो जाते हैं। तो फिर आपने इसका क्या हल सोचा है? मैंने सोचा है कि अब मैं कुछ अलग चीज की खेती करूंगा। क्या अलग चीज? मैं गन्ना उगाऊंगा। उसके बाद से पवन गन्ने की खेती करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि बाकी सब आलू उगा रहे होते हैं और अकेला पवन गन्ना उगा रहा होता था, इस वजह से पवन का सारा गन्ना बिक जाता है और वो बहुत पैसे कमाता है, जिसको देखकर लोगों को जलन होने लगती है। ये पवन गन्ना बेचकर तो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, और एक हमारे आलू हैं जो बिकने को ही नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी गन्ने की खेती करनी चाहिए। अगर आलू बेचते रहे तो गरीब रह जाएंगे। हाँ, सही कहा। फिर वो दोनों किसान भी गन्ने की खेती करना शुरू कर देते हैं और उनकी देखा देखी एक एक करके सभी किसान गन्ने की खेती करने लगते हैं और ऐसा होने से वही पहले वाले हालात बन जाते हैं। फिर से अब बहुत से किसानों की फसल नहीं बिक रही थी, जिस कारण वो परेशान थे। हे भगवान, ये इन लोगों ने क्या किया? मैंने गन्ना बेचना शुरू करा तो ये सब भी गन्ना बेचने लगे और वही सब पहले जैसा हो गया। पवन अपने घर में लेटा सोच रहा होता है कि वो अब क्या करे जिससे उसकी कमाई हो सके। मैंने सुना है गांव के सभी लोग गन्ने की खेती कर रहे हैं। हाँ, वही तो दिक्कत है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अब गन्ने का जूस बेचूंगा, ताकि गन्ना उगाने में जो लागत लग रही है वो तो निकल जाए। पवन के जो गन्ने नहीं बिकते थे उनका वो जूस निकाल कर बेचने लगा। अब क्योंकि पूरे गांव में इकलौता वही गन्ने का जूस बेचने वाला था, इसलिए उसका जूस खूब बिकता है और वो अच्छे पैसे कमाने लगता है। हमारी तो वही पुरानी हालत आ गई है, पर पवन को देखो, ये गन्ने का जूस बेचकर तो बहुत पैसे कमा रहा है। हाँ, वही तो। चलो हम लोग भी गन्ने का जूस बेचते हैं। और ऐसे एक बार फिर से वही परिस्थिति बन जाती है। एक एक करके सभी किसान गन्ने का जूस बेचने लगते हैं। गन्ने का जूस बेचने वालों की संख्या से गांव की जनसंख्या तो नहीं बढ़ने वाली थी, इसलिए बहुत से किसानों का गन्ने का जूस भी नहीं बिकता था। जाने क्यों ये सारे किसान मेरी नकल कर रहे हैं। मैं जो काम करता हूँ ये भी वही करने लगते हैं और वही पुराने हालात फिर से बन जाते हैं। जाने कब तक यही चक्र चलता रहेगा। खैर चलो, एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। अब मैं गन्ने के जूस की जगह उसे गुड़ बनाकर बेचूंगा। अब बाकी सब लोग गन्ने का जूस बेच रहे थे, पर पवन गन्ने के जूस से गुड़ बनाकर बेच रहा था।
वो एकदम ताजा और शुद्ध गुड़ बेचता था, जिस कारण उसका गुड़ बहुत बिकने लगता है। ये पवन कितना बुद्धिमान है। हम लोग इसकी नकल करते हैं तो ये कोई नया काम करने लगता है, पर हम भी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये जो करेगा हम वही करेंगे। ऐसा कहकर वो किसान भी गन्ने के जूस से गुड़ बनाने लगते हैं और धीरे धीरे पूरे गांव के किसान गन्ने के जूस से गुड़ बनाने लगते हैं। ये सब देखकर पवन को गुस्सा तो आता है, पर वो कुछ कहता नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सीमा। ये गांव में सभी किसान मेरी नकल करते रहते हैं, जिस कारण किसी की भी सही कमाई नहीं होती। तो आप एक बार सबसे बात करो, सबको समझाओ कि ऐसा करने से क्या नुकसान है। अगर वो लोग समझ जाएंगे तो उसमें सबकी भलाई है। हाँ, तुम सही कहती हो। मैं कल ही सबसे बात करूंगा। अगले दिन पवन सारे किसानों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, देखो मेरे भाइयों, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम लोगों ने ये देखा ही होगा कि हम सब लोग एक ही फसल उगा रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, जिसके कारण किसी का भी काम ढंग से नहीं चल पा रहा है। हम सब लोग अच्छी कमाई तभी कर सकते हैं जब हम अलग अलग काम करेंगे। पहली बात तो अलग अलग फसलें उगाओ, पर अगर गन्ने का ही काम करना चाहते हो तो सारे लोगों में से कुछ लोग गन्ना उगाओ, कुछ लोग गन्ने का जूस बेचो, कुछ लोग गन्ने के जूस से गुड़ बनाकर बेचो। ऐसे जब तुम सब लोग अलग अलग काम करोगे तो सबका काम चलेगा और सबकी कमाई होगी। अगर तुम लोग मेरी नकल करके ही काम करते रहोगे तो वही होगा जो आज तक होता आया है। पवन की ये बात सुनकर पहले तो सन्नाटा छा जाता है, पर कुछ देर बाद एक किसान कहता है, मैं गन्ने का जूस बेचूंगा। मैं गन्ना उगाऊंगा। मैं गन्ने के जूस से गुड़ बनाकर बेचूंगा। ऐसे ही सारे किसान एक एक करके बताने लगते हैं कि वो क्या करेंगे। इसका मतलब ये था कि उन्हें पवन की बात पसंद आ गई थी। तभी एक इंसान पूछता है, और तुम क्या करोगे पवन? मैं गुड़ से चॉकलेट बनाकर बेचूंगा। तुम में से कुछ लोग चाहो तो वो भी चॉकलेट बनाकर बेच सकते हो। मैं सिखा दूंगा। किसानों की भीड़ में से कुछ लोग हाथ खड़े करते हैं जो चॉकलेट बनाकर बेचना चाहते थे। और ऐसे अब उस गांव में सभी किसान अलग अलग काम करते थे और अच्छा पैसा कमाते थे। पवन नाम के बुद्धिमान किसान ने पूरे गांव की परेशानी को हल कर दिया था। जयपुर नाम के एक गांव में राम प्रसाद नाम का एक किसान रहता था। वो अब बूढ़ा हो चला था और उसकी तबीयत भी सही नहीं रहती थी। उसके 2 बेटे थे, जिसमें से बड़े वाले का नाम श्याम था, जो उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करता था, पर वही छोटा वाला राजू उसकी बहुत सेवा करता था। मैं आपके पैर दबा रहा हूँ पिताजी, आप सो जाइए। बेटा, तू मेरी कितनी सेवा करता है। ये तो मेरा फर्ज है ना पिताजी। फिर एक दिन श्याम की पत्नी नलिनी उससे कहती है, देखिए जी, आपके पिताजी की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब है। जाने कब उनको भगवान अपने पास बुला ले। उससे पहले आप जमीन का बंटवारा करवा लीजिए। हाँ, तुम सही कहती हो। श्याम अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है, पिताजी, वैसे तो आपको ये काम पहले ही कर देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब कर दीजिए। हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा कर दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, तुम कहते हो तो मैं कर देता हूँ। राम प्रसाद ज्यादा हिस्सा राजू को देना चाहता था, क्योंकि वो उसकी सेवा करता था। पर इस बात पर श्याम गुस्सा होकर कहता है, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, आपको मुझे ज्यादा जमीन देनी चाहिए, तो उल्टा आप मुझे कम दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि तू नालायक है। आपको मुझे आधा हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। तभी राजू वहाँ आ जाता है और कहता है, भैया सही कह रहे हैं पिताजी, हम दोनों आप ही के बेटे हैं, आपको बराबर का हिस्सा देना चाहिए। ठीक है, तू कहता है तो मैं ऐसा ही कर देता हूँ। राम प्रसाद दोनों भाइयों में जमीन आधी आधी बांट देता है, पर जमीन के कागज श्याम बनवाता है और वो बंजर जमीन राजू के नाम लिख देता है और सही वाली जमीन खुद ले लेता है।
ये बात जब तक राजू को पता चलती है तब तक उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। भैया, आपने तो मुझे बंजर जमीन दे दी, मैं उस पर खेती कैसे करूंगा? देख, पिताजी मर चुके हैं और अब हमारा भी कोई रिश्ता नहीं है। मुझसे बकवास न कर, चला जा यहाँ से। राजू वापस अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, कमला, हम लोग बर्बाद हो गए। क्यों? क्या हो गया जी? श्यामा, भाई साहब ने हम लोगों को पूरी बंजर जमीन दे दी है। हम उस पर कोई खेती नहीं कर सकते। हाय राम, ये तो उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। आपने उनसे बात की? हाँ, मैंने बात की, पर अब वो हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। जाने उन्हें क्या हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इस जमीन पर खेती करने की कोशिश करेंगे। क्या पता हमारे भाग्य से सब सही हो जाए। वो लोग उस बंजर जमीन पर खेती करने की कोशिश करते हैं, पर बंजर जमीन पर भला कहाँ कुछ उगने वाला था। उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है और वहाँ कुछ भी नहीं उगता। वो लोग उदास हो जाते हैं। अब हमारा क्या होगा? भगवान जाने क्या होगा। वो लोग निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी अचानक कमला चिल्ला उठती है, मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका? मेरी शहर वाली मौसी ने एक बार मुझे बताया था कि लोग अपनी छतों पर भी खेती करते हैं। छतों पर खेती? वो कैसे? हमें बस किसी तरह से मिट्टी को छत पर रोकना होगा, फिर उसमें हम खेती कर सकते हैं। वो लोग मिलकर कुछ बड़े बड़े पाइप इकट्ठा करते हैं और उनको ऊपर से काटकर पूरी छत पर बिछा देते हैं। फिर उसमें बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा करते हैं। मिट्टी इकट्ठा करके वो उसमें खेती करने लगते हैं। हाँ, हमने इसमें बीज तो बो दिए हैं, बस अब भगवान से प्रार्थना करिए कि ये तरीका काम कर जाए। इस तरीके से काम करना ही पड़ेगा, वरना हम रोड पर आ जाएंगे। सही कहा आपने। वो लोग अपनी इस खेती का पूरा ख्याल रखते हैं और ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है। देखते ही देखते उनकी फसल उगने लगती है और तोड़कर बेचने लायक हो जाती है। वो लोग ये देखकर राहत की सांस लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि ये तरीका काम कर गया। चलो कमला, फटाफट इसे तोड़ लेते हैं और फिर बेच कर आते हैं। हाँ चलो, जल्दी जल्दी काम करते हैं। राजू और कमला मिलकर सब्जी तोड़ते हैं और फिर राजू बेचने निकल जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी। हाँ लाओ राजू भैया, 2 किलो सब्जी दे दो। पर तुम्हारा खेत तो बंजर है, तो तुमने सब्जी उगाई कहाँ? छत पर। छत पर? वो भला कैसे? अरे बस उगा ली। आप आम खाओ, गुठलियां ना गिनो। उस दिन से राजू की सब्जियां बिकने लगती हैं, पर लोग उससे आधे दामों में खरीदते हैं क्योंकि वो छत पर उगाता था। फिर एक दिन गांव में एक शहर से एक सब्जियों का व्यापारी आता है, जो कि राजू से मिलता है और कहता है, तुम ये सब्जियां किससे खरीद के बेचते हो? मैं खुद उगाता हूँ। क्या सच में? राजू उस व्यापारी को पूरी बात बताता है। व्यापारी उससे पूछता है, तुम इसे कितने दाम में बेचते हो? क्योंकि मैं छत पे उगाता हूँ, इसीलिए लोग मुझसे आधे दामों में ये सब्जी ले लेते हैं। तुम्हें शायद पता नहीं है कि इस तरीके से उगाई गई सब्जियां शहर में 4 गुना दाम पर बिकती हैं, क्योंकि इनकी शुद्धता का जोड़ नहीं है। तो तुम भी इनको 4 गुना दाम पर बेचो। पर मुझसे इतनी महंगी सब्जी लेगा कौन? मैं। ये सुनकर राजू काफी खुश हो जाता है और फिर वो उस व्यापारी को ले जाकर अपनी छत वाली खेती दिखाता है, जिसे देखकर वो व्यापारी कहता है, तुम एक छोटे से गांव में रहते हुए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो। मैं शहर जाकर तुम्हारी सब्जियां भी बिकवाऊंगा और तुम्हारे बारे में मीडिया में भी छपवाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो व्यापारी शहर जाकर उनके बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाता है, जिससे और लोगों को इस बारे में पता चलता है।
उसके बाद से बहुत से लोग इन लोगों से सब्जियां खरीदने लगते हैं, जिससे ये लोग धीरे धीरे अमीर और मशहूर हो जाते हैं। हमारे इस छोटे से तरीके से तो हम लोग अमीर हो गए। हाँ कमला, अब हम लोग और जमीन खरीद सकते हैं और खूब खेती कर सकते हैं। अब हमें कोई कमी नहीं होगी। जी बिल्कुल। उसके बाद कमला और राजू और जमीन खरीदते हैं, जिस पर छोटी छोटी दुकानें बनाते हैं। उन दुकानों की छत के ऊपर वो खेती करते हैं और इन दुकानों में उन सब्जियों को बेचते हैं। ये सब देखकर राजू के बड़े भाई श्याम को अकल आ जाती है, क्योंकि वो अच्छी जमीन पाकर भी कुछ नहीं कर पाया था। राजू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हाँ राजू, मैं भी माफी चाहती हूँ। अरे आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? आप मुझसे बड़े हैं, आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए। गलती तो सबसे होती है। आज से हम लोग साथ मिलकर रहेंगे। उस दिन के बाद से राजू, श्याम, नलिनी और कमला सब लोग मिलकर रहते हैं। वो चारों साथ मिलकर खेती भी करते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं।